नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में उत्तराखंड में जैविक खेती और उत्पादों को बढ़ावा देने के मद्देनजर मुख्यमंत्री धामी और कृषि मंत्री की मौजूदगी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान विश्व की पहली जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी की IFOM कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बैठक भी की। ये हमारी प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में और जो जैविक कार्यशाला यहाँ पर हो रही है, इन क्षेत्रों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में पूरे देश के अंदर इसके लिए एक नई कार्य योजना देश के अंदर बनाई जा रही है। और उत्तराखंड चूंकि परंपरागत रूप से प्राकृतिक कृषि का एक तरह से मैं कहूँ कि सांस्कृतिक रूप से या पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में सदियों से कृषि यहाँ पर होती आई है, इसको और बढ़ाने के लिए अभी कुरुक्षेत्र में हमारे यहाँ के किसान लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं और 2 दिनों तक यहाँ पर भी जहाँ पर कार्यशाला चलेगी, कार्यशाला के बाद फील्ड में जाएंगे और जो विशेषज्ञ आए हुए हैं इस क्षेत्र के, उनके विशेषज्ञता का, उनके अनुभव का लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। और कृषि हमारा क्योंकि पहले से ही एक कृषक और कृषि अन्नदाता के रूप में जाने जाते रहे हैं, अन्नदाता और मजबूत हैं और संकल्प के साथ आगे बढ़े, प्रदेश को अपना योगदान दें। मैं सभी को आज इस कार्यक्रम के लिए बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ऑर्गेनिक क्षेत्र में जो उत्तराखंड है उसमें 2003 से प्रगति कर रहा है, लेकिन पिछले 6-7 सालों में हम 2% से बढ़ा के 34% तक लेके आए हैं। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, कृषकों का महत्वपूर्ण योगदान है और राष्ट्रीय स्तर पर हमने इसमें कई बार पहचान बनाई है और 3 बार ऑर्गेनिक इंडिया अवार्ड जीता है। तो अब आवश्यकता थी गई इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए। तो अगले 5 सालों में हमारा कैसा विजन रहे और हम इस स्तर को अपने किसानों के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें, उसके लिए IFOM संस्था के साथ हमने एक MOU किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शासकीय कार्यप्रणाली के साथ ही कई स्तरों पर होने वाले भ्रष्टाचार और गलत कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त हो, ये हम सबका नैतिक दायित्व भी है। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के मूल मंत्र को हमें आत्मसात करना होगा। चूंकि हम लोग चाहते हैं कि इस पर कोई भी समझौता नहीं है, किसी प्रकार का भी जो है कहीं पर भी भ्रष्टाचार, किसी प्रकार का अन्य प्रकार की जो गड़बड़ें वो कहीं नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए कृषि हमारे मुख्य सचिव ने सभी को पत्र लिखा है और इसके लिए अंदरूनी रूप से भी सारे हमारे जो आला अधिकारी हैं वो मिलकर ऐसी कार्य योजना बनाएंगे कि धीरे धीरे ये कार्य संस्कृति के रूप में आगे बढ़ेगा और कहीं पर भी इस प्रकार की घटनाओं की अगर बात आती है तो स्वतः ही एक सिस्टम काम करेगा और स्वतः ही सारी चीजें कैच हो जाएंगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में संपन्न हुई, जिसको लेकर मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि इस बैठक में अनेकों प्रस्तावों पर मुहर लगी और उत्तराखंड में भी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में उन प्रस्तावों पर चर्चा किया जाएगा और सरकार के कार्यों को बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यह बैठक 29 और 30 जनवरी को मुनिकीरेती में होगी। इसके बाद जिलों में कार्य समिति की भी बैठक होगी। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें अनेकों प्रस्ताव पारित किए गए और उन्हीं प्रस्तावों को आगे हमारे सभी प्रदेशों में प्रदेश की कार्य समितियां बैठक होनी सुनिश्चित हुई हैं।
उनमें उन प्रस्तावों को आगे विस्तार से उन पे चर्चा और उसको बूथ स्तर तक जो हमारे केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश की हमारी प्रदेश कार्यकारिणी बैठक मुनिकरेती में 29 और 30 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति का 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसको लेकर मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि इस बैठक में अनेकों प्रस्तावों पर मुहर लगी और उत्तराखंड राज्य में भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में उन प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी और साथ ही सरकार के कार्यों को बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। जिलों की भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें अनेकों प्रस्ताव पारित किए गए और उन्हीं प्रस्तावों को आगे हमारे सभी प्रदेशों में प्रदेश की कार्य समितियां बैठक होनी सुनिश्चित हुई हैं। उनमें उन प्रस्तावों को आगे विस्तार से उन पे चर्चा और उसको बूथ स्तर तक जो हमारे केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश की हमारी प्रदेश कार्यकारिणी बैठक मुनिकरेती में 29 और 30 जनवरी को होना सुनिश्चित हुई है। इसके बाद हमारे जिलों की कार्य समिति की बैठकें होंगी। उसके बाद हमारे 267 मंडल हैं पूरे प्रदेश में, उनकी मंडल कार्य समिति की बैठक होना सुनिश्चित है, जिसमें हमारे जो प्रदेश में इसके बाद हमारे जिलों की कार्य समिति की बैठकें होंगी। उसके बाद हमारे 267 मंडल हैं पूरे प्रदेश में, उनकी मंडल कार्य समिति की बैठक होना। वहीं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अभी हाल ही में जोशीमठ का दौरा करके देहरादून लौटे हैं। अपने जोशीमठ प्रवास के दौरान सतपाल महाराज ने अधिकारियों को जोशीमठ आपदा को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि जोशीमठ आपदा को लेकर प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार बेहद संवेदनशील है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार जोशीमठ को लेकर अपडेट ले रहे हैं और हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहे हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि जोशीमठ में होने वाले विंटर गेम्स इस बार भी हो, जिसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। ये कह दिया कि ये सीधे पाताल लोक में चले गया है। मैं समझता हूं कि जोशीमठ पाताल लोक में नहीं गया है, वहां पर महफूज खड़ा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि पूरी सब मदद जो है जोशीमठ की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे गृह मंत्री जी ने भी विश्वास दिलाया है कि जोशीमठ की हर संभव मदद की जाएगी। वहां पर मैंने अधिकारियों को आदेश किया है कि भाई आप कमरे खाली करिए, ताकि जो लोग 10-10 आदमी एक कमरे में हैं वो और कमरों का इस्तेमाल कर सकें। और हम लोग आगे भविष्य के अंदर चाहेंगे कि वहां पर विंटर गेम्स हों और औली के अंदर विंटर गेम्स को संपन्न करने के लिए हमने पूरा अध्ययन कर रहे हैं, उसका रिव्यू कर रहे हैं और हमारे पास वैज्ञानिकों के इनपुट्स भी आ रहे हैं। तो इनपुट के बाद जो है पूरा उसका विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिए जाएंगे। अगर ज्यादा लोग प्रभावित होंगे तो आर्मी भी उनको शरण देगी। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अभी हाल ही में जोशीमठ का दौरा करके देहरादून लौटे हैं। अपने जोशीमठ प्रवास के दौरान सतपाल महाराज ने अधिकारियों को जोशीमठ आपदा को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि जोशीमठ आपदा को लेकर प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार जोशीमठ को लेकर अपडेट ले रहे हैं और हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहे हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि जोशीमठ में होने वाले विंटर गेम्स इस बार भी हो, जिसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। सड़कों में दरार आई है और थोड़ा सा लैंड स्लाइडिंग हुई है, लैंड हैज बीन संक, तो उसको देखते हुए उसमें उसकी मरम्मत की जाएगी। और निश्चित रूप में मैं जब जोशीमठ गया था तो मैंने देखा था कि लोगों ने अपने घरों के नीचे सेप्टी टैंक्स बना दिए हैं और उसके अंदर कोई भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि जब कोई सोते फूटते हैं या कोई जिस प्रकार का प्रेशर पड़ता है तो उससे पानी जो है मट्टी को लेकर के निकलता है और वहां पर काफी कैविटी हो जाती है। उसी कैविटी के जरिए थोड़ा सा जोशीमठ जो है वो धंसा है
और लोगों ने वहां की जो भविष्यवाणी थी उसको भी जोड़ते हुए ये कह दिया कि ये सीधे पाताल लोक में चले गया है। चंपावत जिले में परिवहन निगम के सभी कर्मचारियों और उनके मंडल स्तरीय साथियों ने कार्य बहिष्कार किया और उत्तरांचल परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले टनकपुर रोडवेज वर्कशॉप गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कर्मचारी अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार जो निगम में निजीकरण की नीति ला रही है उसका वो विरोध करते हैं। रोडवेज में प्राइवेट बसों की जगह सरकारी बसों को लाया जाए, साथ ही रोडवेज में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को पूर्णकालीन किया जाए और बराबर का वेतन और सम्मान दिया जाए। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। संविदा विशेष श्रेणी के नाम पे जो यहाँ भर्ती की हुई है उन लोगों का नियमितीकरण आज तक नहीं हो पाया और न कोई अभी तक परिवहन में कोई ऐसी नीति बनाई गई कि कितने वर्ष करने के बाद उन कर्मचारियों को कब नियमित किया जाएगा। उसके साथ साथ काफी लंबे समय से यहाँ एक ट्रेंड और देखने को मिल रहा है कि बस अड्डों का, कार्यशालाओं का सौंदर्यीकरण करने के नाम पर उनको कहीं न कहीं लीज पे देने का काम उनको नाम सरकार का और शासन का चल रहा है। 7 बजे से खड़े हैं यहाँ, एक बस भी नहीं आई, 2 बस आई, बेचारों ने रोटी भी नहीं थी, छोटा बच्चा भी है साथ में, सुबह से बहुत ठंडा भी हो रहा है, बहुत दिक्कत का साथ तो पिथौरागढ़ जाना है। हाँ, हम ही हुए हैं, सुबह से बैठे हैं भूखे प्यासे, बच्चा भी भूखा ही है। उसमें 13 सूत्री मांग पत्र दिया गया है सरकार को, शासन को और परिवहन निगम के प्रबंधन को, और उसमें एक आंदोलन का कार्यक्रम दिया गया है। उसमें पहले चरण में आज यहाँ धरना प्रदर्शन है और 24 तारीख को कुमाऊं में, हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन है और 27 तारीख को देहरादून में धरना प्रदर्शन है, ISBT देहरादून में, और उसके बाद 31 तारीख की मध्यरात्रि से सारे परिवहन निगम के कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे और गाड़ियां नहीं चलेंगी। कर्मचारी द्वारा कुछ मांगों को लेकर मुख्यालय स्तर में नोटिस दिया था, जिसके संबंध में आज कार्य बहिष्कार पे है। काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन कर्मचारी अडिग रहे कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम आज कार्य पे नहीं लौटेंगे। स्टाफ को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, कार्य बहिष्कार न करें, अपने कार्य पर लौटे ताकि जनता को निगम सुविधा मिल सके, यात्रा सुविधा मिल सके और राजनामा विभाग को। देहरादून में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हर्ष यादव ने प्रेस वार्ता की। हर्ष यादव ने कहा कि देहरादून जनपद के अंदर आने वाले समस्त न्यायालयों में 11 फरवरी 2023 को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें फौजदारी, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक समस्या, श्रम, भूमि अर्जन विवाद, दीवानी मुकदमे, विद्युत और जलकर बिलों के मामले, वेतन भत्ता, धन वसूली जैसे मामलों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं वो 10 फरवरी 2023 तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं और अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर अपने मामलों को रजिस्टर करा सकते हैं। लोक अदालत हमारी कार्यरत है। हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जो राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं उनके संबंध में प्रेस वार्ता के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाता है। तो आज की जो प्रेस वार्ता है इसका मुख्य उद्देश्य जो है हमारा वो 11 फरवरी 2023 को जो जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई। इसके अलावा जो आप लोगों को आईडी है सॉलिड वेस्ट है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो कार्यालय है उसके जस्ट ऊपर स्थायी लोक अदालत हमारी कार्यरत है।
लक्सर में उत्तराखंड किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम अपना ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उत्तराखंड किसान मोर्चा ने कहा कि लगभग 2 महीनों का वक्त गुजर चुका है लेकिन राज्य सरकार ने गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया है। इस दौरान उत्तराखंड किसान मोर्चा के तहसील क्षेत्र अध्यक्ष सतवीर चौधरी ने कहा कि यदि शीघ्र ही गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया जाता है तो उत्तराखंड किसान मोर्चा भविष्य में बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। हमारी मांग है गन्ने का भाव अभी तक घोषित नहीं हुआ, 2 महीने लगभग हो गए जमीन को चले हुए, लेकिन अभी तक गन्ने का भाव की घोषणा नहीं हो पाई सरकार की तरफ से। जल्दी से जल्दी राज्य सरकार को इसकी घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि पेमेंट भी अभी चीनी मिले पिछले भाव पर कर दी है। वैसे तो बॉन्ड से पहले अभी पूरा जो बेसिक कोटा वो पूरा होना चाहिए, उसके बाद में बॉन्ड की प्रक्रिया भी चलनी चाहिए उसका भी, क्योंकि कुछ किसानों का पड़ता बहुत खत्म हो चुका है काफी का, उन्हें भी फायदा मिला, लेकिन पहले बेसिक कोटा पूरा होना चाहिए। हरिद्वार ज्वालापुर क्षेत्र कबीर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड मुस्लिम फंड के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगी कर संस्थापक फरार हो गया। सूचना मिलते ही पीड़ित लोगों में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में लोग ज्वालापुर कोतवाली पहुंचे और मुस्लिम फंड संचालक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तुरंत इस मामले में मुकदमा दर्ज कर तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ सिटी का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही मुस्लिम फंड संस्थापक अब्दुल रज्जाक की गिरफ्तारी की जाएगी। क्षेत्र में काफी सारे जो लोग एकत्र हुए हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने कबीर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड करके कंपनी है जिसके माध्यम से उन्होंने अपने पैसे का निवेश किया हुआ है और काफी वर्षों से इसमें काफी लोग जुड़े हुए हैं और आज वो कंपनी का जो मेन जो उसका देखने वाला मालिक है वो फरार है। इसकी सूचना पर जो पुलिस ने भी प्राथमिक जांच की तो पता चला कि करीब 20 वर्षों से एक अब्दुल रज्जाक नाम का व्यक्ति है जिसने रजिस्टर ऑफ कंपनीज में अपनी ये रजिस्टर्ड कराई थी कंपनी और साथ ही साथ इसमें लोगों से धन के निवेश के मामले में छोटे से ज्यादा धन तक एकत्र किया जा रहा था, जिसमें करीब अभी प्राथमिक जानकारी के अनुसार 10,000 से ज्यादा लोगों ने निवेश किया था और 7 करोड़ से ज्यादा का मतलब इन्वेस्टमेंट की। हजारों आदमियों के सैकड़ों के आदमी के पैसे 80,000 मेरे है खुद के मुस्लिम फंड में खराब है। वो तो होलिंग ने भाग गए, वो तो रिपोर्ट लिखवाना है यहाँ तो हजारों आदमी है जी, किसी के 50,000 है, किसी के 10,000 है। मुस्लिम फंड में से पैसे लेके भाग गया, हम तो रिपोर्ट लिखवाने आए अभी पिछले महीने 24 तारीख से। खबर देहरादून से है, जहां धर्मपुर रेसकोर्स के एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 शव मिले हैं। आपको बता दें कि पॉइजन के इंजेक्शन लेकर राहुल और शिल्पा ने रेसकोर्स आवास में सुसाइड किया है। पुलिस प्रेम प्रसंग से मामला जोड़कर देख रही है। वहीं युवती शिल्पा शादीशुदा बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सूचना आई थी नेहरू कॉलोनी में कि एक घर में एक लड़का और लड़की द्वारा सुसाइड किया गया है। इस संबंध में पुलिस मौके पर पहुंची है, फिर यूनिट की टीम है, फोटोग्राफी की गई है और उसके बाद अब बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और लड़का वहीं पर रहने वाला, लड़की कहाँ की है उसके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है और बाकी पूछताछ के बाद जो चीजें सामने आई है साझा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ को लेकर प्रदेश सरकार बेहद संवेदनशील है। हम लगातार जोशीमठ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसको लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जोशीमठ को लेकर जो भी बेहतर है वो सब प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। जोशीमठ के लिए लगातार हम लोग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं कि आगे आने वाले समय में जो भी सबसे अच्छे मार्ग हो सकते हैं, अच्छा वे हो सकता है,
उस वे को हम लोग आगे फॉलो करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जोशीमठ को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के लिए जो भी अच्छा होगा सरकार वो करेगी और सरकार पूरे मामले को लेकर संवेदनशील है। वहीं जोशीमठ नगर में भूधसाव और दरारों के चलते कई बैंक प्रभावित हुए हैं। नगर के बीचों बीच स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा भी दरारों की चपेट में आ गया है, तो वहीं मारवाड़ी चौक के समीप भारतीय स्टेट बैंक की शाखा भी भूधसाव की जद में है, जिसके चलते बताया जाता है कि एसबीआई बैंक ने अपने महत्वपूर्ण रिकॉर्ड समेत अन्य जरूरी सामान नगर से बाहर सुरक्षित शिफ्ट कर दिया है। वहीं सूत्रों की माने तो जोशीमठ नगर के एसबीआई बैंक में कामकाज प्रभावित हो रहा है। माध्यम से उपभोक्ताओं को बताना चाहूंगा, जोशीमठ के निवासियों को, कि अभी बैंक यहीं पे है, कहीं नहीं गई है। यहाँ से पूर्णतः सुचारू रूप से स्वचालित है। इसके अलावा अफवाहें फैलाई जा रही है कि बैंक यहाँ से वहाँ चला गया है, गोपेश्वर चला गया है या वहाँ से कोई काम नहीं हो रहा है, ये पूर्णतः गलत है। कुछ दिनों से बीएसएनएल की तरफ से कुछ कनेक्टिविटी की इशू आ रही है। कनेक्टिविटी आ रही है, जा रही है, तो जो भी यहाँ पे जो नियमित कार्य थोड़ा सा बाधित हुआ है, बट सारा काम अच्छे से तरीके से और सुचारू रूप से निरंतर चलता रहेगा। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने अपने कार्यालय पर जनता दरबार लगाया। जनता दरबार के दौरान तकरीबन 73 शिकायत आई, जो कि बिजली, पानी और जमीन आदि से संबंधित है। उन्होंने बताया कि कुछ शिकायतें ऐसी भी हैं जिनका मौके पर ही निराकरण किया गया है और बाकी शिकायतों का अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो जल्द ही उनका निस्तारण करें। आपको बता दें कि डीएम प्रत्येक सप्ताह जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनती हैं। के करीब हमारी शिकायतें आई थी और इसमें वही मिक्स हमेशा जैसे बिजली, पानी, लैंड, इनसे रिलेटेड थी समस्याएं लोगों की और हमने कोशिश की कि सभी का निस्तारण कर पाए। के करीब हमारी शिकायतें आई थी और इसमें वही मिक्स हमेशा जैसे बिजली, पानी, लैंड, इनसे रिलेटेड थी समस्याएं लोगों की और हमने कोशिश की कि सभी का निस्तारण कर पाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।